नमस्कार। देश की बात में हाजिर है और सबसे पहले खबर एक तरह से लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई जो सरगर्मियां जिस तरह से बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी के खेमे से खबर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफे की पेशकश की है। स्वामी प्रसाद मौर्य वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अपने आप में बहुत अहम रखती है ये खबर, क्योंकि उनके जो हाल में जो विवादास्पद बयान आए थे उसको लेकर खासी तल्खी थी और समाजवादी पार्टी पर ये आज जो उनके शीर्ष नेतृत्व हैं दबाव रहा होगा कि कोई कार्रवाई आप करते हैं कि नहीं। तो फिलहाल ये सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आइए सीधे चलेंगे अपने सहयोगी रणवीर सिंह से बात करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत अहम खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनावों से पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 सीटों की उम्मीद की जा रही है केंद्र द्वारा, बीजेपी द्वारा, एनडीए द्वारा। तो ऐसे में यहाँ पर किस तरह से विपक्ष के खेमे में राजनीतिक गठजोड़ बढ़ता है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर, धर्म के मामले में लेकर अगर कह दें तो बयानों को लेकर काफ़ी उनकी निंदा हुई थी, सवाल उठाए गए थे बीजेपी द्वारा। तो ऐसे में जब वो सभी पदों से इस्तीफा दे देते हैं, अब हमारे बताया जा रहा है, हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए। तो रणवीर, अपने आप में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस कदम को कैसे आंका जाए, क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, सीधे सीधे एक पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, किसी भी ज़िले में वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं, चाहे रामचरितमानस के खिलाफ बयान हो या हिंदू धर्म को धोखा बताने वाला बयान हो। तो वो लगातार बयान देते रहे और इसको लेकर के पार्टी के तमाम विधायक और नेता अखिलेश यादव से इस बात को लेकर शिकायत करते रहे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की वजह से उनको क्षेत्र में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता। और ये जो विधायक हैं वो बार बार एक बात कहते हैं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जो इस्तीफे की पेशकश वाली चिट्ठी है उसमें साफ लिखा है कि उनकी बयान को, चूंकि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसके बावजूद उनके बयान को निजी बयान बताया जाता है और इससे वो बड़े आहत हैं। जबकि पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि चूंकि वो जनता के बीच में जाते हैं, चुनाव उनको लड़ना है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, ऐसे में जनता बार बार सवाल करती है कि आप हिंदू हैं और आप हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे में नेताओं की ये मजबूरी होती है कि पार्टी लाइन से अलग हटके ये बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो उनका निजी बयान है। ऐसे में जो नेताओं की बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ है और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ की जो बयानबाजी हिंदू धर्म के खिलाफ है, दोनों इशू बनता जा रहा था। मनोज पांडे जो कि सचेतक भी हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि मानसिक तौर पे अस्वस्थ हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और इसके जवाब में स्वामी ने कहा कि मनोज पांडे बीजेपी के एजेंट है और ऐसे कई एजेंट समाजवादी पार्टी में हैं। तो इस तरह की तल्खी चल रही थी और इस बीच में इस्तीफे की पेशकश है। इसको इस्तीफा इसलिए नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने लिखा है कि मैं अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। यानी अब अखिलेश यादव के ऊपर है कि वो इस इस्तीफे को स्वीकार करते हैं, स्वामी को थोड़ा दबाते हैं या पार्टी के बाकी नेताओं को कहते हैं कि स्वामी पर बयानबाजी ना करो। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से और उनके खिलाफ हो रही थी, इसको लेके पार्टी में एक बगावत जैसी स्थिति थी। और खासतौर पे तब जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई और पूरा माहौल हिंदू धर्म के आसपास पूरी राजनीति घूम के चल रही है। आज ही अखिलेश यादव अपने समाजवादी पार्टी दफ्तर में शालिग्राम की पूजा करते नजर आए। तो एक तरफ पार्टी के अध्यक्ष, उनकी पत्नी डिंपल यादव और बाकी तमाम नेता जो है वो मंदिर मंदिर की जो राजनीति है उस राजनीति से किसी तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों के बीच जाने से झिझक रहे हैं। और इसमें जब स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बयानबाजी होती है वो भारी होती है, तो इस वजह से ये सारा राजनीति दबाव की है। जी बिल्कुल रणवीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का सभी पदों से इस्तीफे की ये पेशकश आ गई है। तो आइए देश की बात में बात अब किसानों की करते हैं कि जो दिल्ली की तरफ आने की कोशिश में हैं। बाड़ेबंदी के बीच किसान बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स के साथ मौजूद दिख रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। सरकार की तरफ से भी बातचीत के दौर चल रहे हैं। कल रात की बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन फिर भी अन्य दौर चल रहे हैं, बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं। पंजाब, हरियाणा का शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर
आंसू गैस के गोले छोड़े गए और दिल्ली के बॉर्डर को बंद किया गया है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है और सुबह हम आपको बता दें एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम सरहदों पर देखने को मिला है। डीएसपी बताया गया है कि शंभू बॉर्डर पर डीएसपी जख्मी हुए हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया है। और सिंगू में मुकेश सिंह सेंगर भी हमारे साथ हैं। आपको बता दें हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। सिंगू बॉर्डर से मुकेश सिंह सेंगर, टीकरी बॉर्डर से शुभांग सिंह ठाकुर और शंभू बॉर्डर से शरद शर्मा, गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला। तो तमाम सहयोगियों के पास चलेंगे। मुझे बताया जा रहा है शरद शर्मा ने एक रिपोर्ट भेजी है। सबसे पहले आइए उस पर चलते हैं, वहां पर चलते हैं। अभी तक मैंने आपको दिखाया कि शंभू बॉर्डर पर किस तरह से सड़क पर जो किसान खड़े हुए हैं उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। अब आपको दिखाता हूं कि ये देखिए खेत में किसान हैं यहाँ पर सारे में, और यहाँ पर पुलिस जो है आंसू गैस के गोले दाग रही है। और ये देखिए किसान जो हैं उस पर गीली बोरी डालकर उस पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जरा, ये खेत तो खैर किसान की सबसे फेवरेट जगह है। पूरा जीवन ही किसान का खेत में निकलता है, तो सड़क की जगह खेत में किसान आ रहे हैं या पुलिस को ये लग रहा है कि कहीं इधर से पार ना कर लें, तो इस वजह से देखिए ये आंसू गैस के गोले पुलिस जो है लगातार छोड़ रही है। और दोनों ही तरफ, इस तरफ भी यही स्थिति है और उस तरफ खेत जो हैं उस तरफ भी यही स्थिति है। लगातार आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। मंजीत सिंह राय किसान नेता हमारे साथ में हैं। क्या लग रहा है जी, आप पिछली बार भी आप किसान आंदोलन में थे, बहुत अहम भूमिका आपने निभाई थी। इस बार क्या हो रहा है, क्या बैरिकेड टूटेंगे यहाँ से? सुबह से तो जो आजमाइश चल रही है। देखिए बिल्कुल सुबह से लगे हुए हैं और ये बैरिकेड तोड़ कर रहेंगे। परली साइड वाला समझो कि 2 लेयर तो टूट गई। हाँ। एक आगे वाली जो लेयर है लास्ट वाली वो रहती है, टूट जाएगी धीरे धीरे, वो भी टूट जाएगी। मैं ये कहता हूं कि समय लगता है मोर्चा तोड़ने में। हमारी अपील है नौजवानों से, बिल्कुल शांति वाला माहौल बनाए रखें। जो सरकार करती है उसको करने दो। हमको उग्र नहीं होना है, तो बिल्कुल शांति से आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। आज नहीं तो सुबह निकलेंगे आगे। तो ये कह रहे हैं कि सुबह ये जो आगे की कार्रवाई है सुबह आप कर सकते हैं, ये कह रहे हैं आप? हाँ, अभी रास्ता देखिए, रात को आधा टूट गया, अगर अभी टूट रहा है, अगर अंधेरा हो गया नहीं टूटा तो सुबह निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निकलेंगे आगे, दिल्ली पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया। तो किसान नेता मंजीत सिंह राय, पिछले किसान आंदोलन में इनकी अहम भूमिका थी। ये कह रहे हैं बैरिकेड हम जरूर तोड़ेंगे, आगे हम जरूर निकलेंगे, चाहे आज की जगह कल सुबह जाना पड़े, लेकिन हम जाएंगे जरूर। तो ये एक बार आपको दिखाता हूं, ये नेशनल हाईवे से नीचे का इलाका है, खेत का इलाका है और सामने घग्गर नदी है। और ऊपर देखिए रैपिड एक्शन फोर्स खड़ी है, पुलिस खड़ी है। और यहां पर देखिए किसानों और पुलिस बल के बीच में जोर आजमाइश हो रही है। और यहाँ आंसू गैस भी यहाँ पर है। थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। ये देखिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन देखिए देखिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। और हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से शुभांग सिंह ठाकुर भी हैं और शरद भी एक बार फिर जुड़ गए। लेकिन अगर शुभांग के पास हम चल सकते हैं टीकरी बॉर्डर पर। शुभांग, आप बताइए क्या स्थिति है, क्योंकि शरद को भी हम उनकी रिपोर्ट भी देख रहे थे इस समय। पहले आप बता दीजिए, फिर शरद के पास चलते हैं। क्या स्थिति वहां पर टीकरी पर?
जी देखिए, इस वक्त मैं टिकरी से 3 से 4 किलोमीटर आगे हूँ। मैं आपको यहाँ के नज़ारे फ़िलहाल दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बहादुरगढ़ हरियाणा पड़ जाता है। ये हरियाणा पुलिस यहाँ पर डिप्लॉयड है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं। गाड़ियों को अब आने की अनुमति यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो बॉर्डर्स है उन्हें कम्प्लीटली सील कर दिया गया है। यहाँ से एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये सीमेंटेड दीवारें हैं, 2 दीवारों के बीच में बहुत सारा सीमेंट यहाँ पर भरा जा रहा है, यानी कि उसे एकदम मजबूत बनाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल अभी उस सड़क पर किया जा रहा है जो कि हरियाणा से दिल्ली की तरफ जाती है। उस सड़क पर फिलहाल उस पर जो दीवारों के बीच में कंक्रीट है उसमें डालने का काम किया जा रहा है, और यही हाल दूसरी तरफ रोड पर भी फिलहाल देखने को लग रहा है कि उसके बाद यहाँ पर भी सीमेंट भरा जाएगा। उसे अच्छे से पूरी तरीके से सीमेंट भरने की कोशिश की जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया, पहले कभी भी इतना ज़्यादा कड़ा बंदोबस्त देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं लग रहा है कि फिलहाल किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई दिल्ली पर हमला करने के लिए आ रहा है, उनके लिए ये कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कंटीले तार वाले बैरिकेड्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तरह ही हरियाणा पुलिस भी पूरी तरीके से तैनात है। वो किसी को भी फिलहाल यहाँ से जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। गाड़ी द्वारा सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस की जो व्हीकल्स है उन्हें यहाँ से जाने की अनुमति दी जा रही है, वो भी बैरिकेड्स को खोलने के बाद। लेकिन जब एक बार इसको पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा तो उसके बाद एम्बुलेंस भी यहाँ से अंदर नहीं जा पाएगी। ये लगातार तस्वीरें हम आपको हरियाणा से दिखा रहे हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले तो इन क्रेन्स की मदद से ही इन सीमेंटेड दीवारों को कोने कोने पर लाया जा रहा है। उसके बाद उसमें सीमेंट भरने की कोशिश की जा रही है ताकि वो एकदम मजबूत यहाँ पर दिखाई दे सके। इसके अलावा देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ से पैदल ही आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब और कोई चारा नहीं है। यहाँ से मेट्रो स्टेशन है कुछ दूरी पर, तो वहाँ तक इनको पैदल जाना पड़ रहा होगा। उसके बाद वहाँ से भी ये लोग वापस पैदल ही यहाँ पर आ रहे हैं और कोई चारा नहीं है, क्योंकि जो दूसरा रास्ता यहाँ से दिल्ली जाने के लिए है वो काफ़ी लंबा है। वो इससे 2 से 3 गुना ज़्यादा लंबा रास्ता है, जो कि यहाँ के एक गाँव से होते हुए जाता है। यानी कि हो सकता है कि वो पूरी तरीके से पक्की सड़क भी ना हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है वो लगातार ये देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे किसानों की खबर मिल रही है कि वो पास आने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम जो है उन्हें और ज़्यादा कड़ा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अब मैं मुकेश को और शरद को देख सकती हूँ। शरद, आप बता दीजिए अब स्थिति क्या है, फिर मुकेश के पास जाएंगे। जी शरद। निधि जी, एक बार पहले मैं दिखा दूं कि पिछले साल जब हम सिंघू बॉर्डर देखा करते थे और इस साल अब शंभू बॉर्डर देख रहे हैं, कोई अंतर नहीं है तस्वीरों में, बिल्कुल वैसा का वैसा ही नजर आ रहा है, कुछ भी बदलाव नजर नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी सी राहत यह है कि कुछ मिनट, ये मान के चलिए 2-4 मिनट के लिए ये जो आंसू गैस के गोले चल रहे थे वो जो है इधर आने बंद हुए हैं, लेकिन खेत की तरफ जो है अभी भी आप देखेंगी तो धुआं यहाँ पर दिख जाएगा। लगातार अभी भी जो आंसू गैस के गोले हैं वो चले ही जा रहे हैं। 5-6 घंटे का समय हो गया है। इससे पहले भी किसान दिल्ली की तरफ कूच किए थे, लेकिन तब भी इतने आंसू गैस के गोले लगातार नहीं दागे गए जितने इस बार दागे गए थे। और क्या ये बैरिकेड टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, इसको लेकर ही सारा सवाल है। जो अलग अलग लेयर हैं, ये कहा गया था कि 2 लेयर हैं सिक्योरिटी की। पहली तो किसानों ने तोड़ दी है, दूसरी लेयर जो सिक्योरिटी की है वो किसी तरह से अभी बची हुई है। लेकिन उसके लेकर बात चल रही है कि दिल्ली तो जाना है, किसान कह रहे हैं दिल्ली तो जाना है, तो बस समय की बात है कि कब यहाँ से आगे निकलेंगे। तो बस उसी पर अब चर्चा चल रही है कि क्या किसान इस बैरिकेड को तोड़ देंगे या यहीं पर अपना धरना लगा देंगे। यहीं पर धरना लगाना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर यहीं पर धरना लग गया तो किसान पंजाब में ही रह जाएंगे, और पंजाब में ही अगर किसानों को धरना करना हो तो उसका कोई मतलब इसलिए नहीं निकलता क्योंकि किसानों का धरना केंद्र सरकार के खिलाफ है, और पंजाब में अगर बैठ के वो केंद्र सरकार के खिलाफ धरना करेंगे तो उसका कोई मैसेज नहीं जा पाएगा, जैसा कि पिछले बार दिल्ली पहुंचकर गया था। तो इसीलिए अभी भी देखिए पीछे आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, इसलिए अभी भी किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस जो है आंसू गैस के गोले लगातार दाग के उनको पीछे हटाने की कोशिश कर रही है। पिछले 5-6 घंटे से यहाँ पर यही चल रहा है, यही यहाँ का नया नॉर्मल बन गया है। निधि जी बिल्कुल, और मैं धन्यवाद आपका शरद, जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और रवीश रंजन भी दिख रहे हैं मुझे, हमारे मुकेश सिंह सेंगर भी दिख रहे हैं। ये जानकारी दे दूं मुकेश, आपके पास आ रही हूँ कि किसान आंदोलन में हाई कोर्ट का दखल हो गया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दखल है, सभी पक्ष बैठकर समाधान निकालें, ये हाई कोर्ट ने कहा है। कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ये हाई कोर्ट ने कहा है। बल का इस्तेमाल
आखिरी उपाय हो, ये हाई कोर्ट ने कहा है। तो मुकेश सेंगर आपके पास, आप कहां पर मौजूद हैं, क्या स्थिति है आपके आसपास? देखिए निधि, मैं सिंघू बॉर्डर पर हूं और यहां पर जिस तरह से 2020 से लेकर 2021 तक किसानों का जो आंदोलन हुआ, उसको देखते हुए इस बार जो पुलिस है वो नहीं चाहती है कि किसान दिल्ली में दाखिल हों, क्योंकि अगर शंभू बॉर्डर से किसान निकलते हैं तो करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए सबसे पहले वो सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगे और यहां पर सबसे पहले उनका सामना दिल्ली पुलिस से होगा। तो दिल्ली पुलिस ने यहां पर तैयारियां पूरी कर ली हैं, पूरे बॉर्डर की नाकेबंदी कर दी गई है और मल्टी लेयर्ड यहां पर सिक्योरिटी है। मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर जो सुरक्षा है वो किस तरह से है। पीछे आप देखें कि पूरा रास्ता जो है ये चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे है। इस पूरे रास्ते को दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर ब्लॉक कर दिया है। कटीले तार हैं, बड़े बड़े पत्थर की सेगमेंट हैं, कंटेनर हैं और क्रेन्स हैं जो यहाँ पर रखी गई हैं और रेत से भरी बोरियां हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में RAF दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, जिनके पास एंटी रॉयट इक्विपमेंट हैं और एंटी रॉयट व्हीकल हैं। सेक्शन 144 यहाँ पर लगा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस ने तैयारी कर ली है कि किसी भी कीमत पर किसानों को इस बार दिल्ली के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए, क्योंकि हमने देखा था कि 26 जनवरी 2021 को किसान इसी बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हो गए थे और लाल किले और ITO तक पहुंच गए थे, जहां ITO के पास एक किसान की मौत हो गई थी। तो इस बार दिल्ली पुलिस सुरक्षा के मामले में कोई चूक नहीं चाहती है, इसीलिए यहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है और पूरी जो सीमा है उसको सील कर दिया गया है। बिल्कुल मुकेश, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और रवीश रंजन शुक्ल के पास गाजीपुर में चलते हैं। रवीश, क्या वहां पर स्थिति? आज देखिए निधि, गाजीपुर जाने वाले जो रास्ते हैं उनको सबको बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों संयुक्त जो है वो नाकेबंदी है। इसके अलावा जो NH9 है जो कि मेरठ से दिल्ली आती है, यहाँ पर भारी जो है वो नाकेबंदी कर रखी है। तमाम सारे ट्रक खड़े कर दिए हैं रास्ते में। ये आप देखिए ठीक मेरे पीछे जो है वो कंक्रीट की एक दीवार खड़ी कर दी गई है, जो कि वैशाली वसुंधरा से अगर कोई आता है इस रास्ते को लेकर दिल्ली जाता था तो यहाँ पर पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया है। और कुछ देर पहले अभी जो है वो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए कुछ किसानों ने यहाँ प्रदर्शन करने की कोशिश की, तो तुरंत उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और अभी राकेश टिकैत का बयान आया है, उनका ये कहना है कि 16 तारीख को जो है वो भारत बंद का जो ऐलान है उसके समर्थन में वो हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसानों के साथ में जाती होती है तो वो दिल्ली आ सकते हैं। तो ऐसे में अगर किसान नेता जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं ये अगर यहाँ पर आते हैं तो एक हालात जो है वो और ज्यादा वो बन सकते हैं मुश्किल वाले, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि जब 13 महीनों का धरना था तो गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो हजारों किसान हैं वो यहाँ पर बैठ गए थे। तो अभी हालांकि कोई धरने पर तो नहीं बैठा है। पुलिस की कोशिश यही है कि उनको मेरठ और हापुड़ के बीच में ही रोक दिया जाए और यही वजह है कि तमाम सारे जो नाकेबंदी है वो यहाँ भी की जा चुकी है। बिल्कुल रवीश, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। जो स्थितियां आप दिखा रहे हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, फिलहाल एक तरफ सुरक्षा ज़्यादा है, दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, बने हुए हैं वहाँ पर। देखना होगा किस तरह से ये स्थिति आगे बढ़ती है। उम्मीद करते हैं कि बातचीत का दौर चलता रहे और बिना हिंसा के शांतिपूर्वक कुछ समाधान निकले। और इस सब के बीच आपको बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट कर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार MSP की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। ये कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। और ये राहुल गांधी का इस पे ट्वीट आया है। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो बनी हुई हैं। हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। बने रहिए NDTV इंडिया के साथ। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया,
और जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं। बात तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहां आकर कर रही है। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें, वापस लें अपनी कॉल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर जहाँ हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा। हल तो बातचीत करे और सरकार तैयार है। सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं। और देश की बात में पड़ोसी मुल्क से खबर है। पाकिस्तान में सत्ता के नए समीकरण बन रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है कि वो PMLN सरकार में शामिल नहीं होगी। वो सरकार को बाहर से समर्थन देगी। PPP नेता बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो चाहते कि आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति चुनाव लड़े, यानी नवाज शरीफ वहां अकेले सरकार बना सकते हैं। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास। उमा, तो क्या हो रहा है पाकिस्तान में? अब चुनाव हुए, नतीजा है, लेकिन सरकार नहीं बन पा रही है, तो ये एक विकल्प है या कुछ अब होता हुआ दिख रहा है? जी देखिए, पाकिस्तान में जिस तरीके से एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, जिसमें PTI को सबसे ज़्यादा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे सबसे ज़्यादा उनके जो लोग हैं वो जीत कर आए, और दूसरे नंबर पे PMLN थी और तीसरे नंबर पे PPP थी। PMLN को 80 सीटें आई है, PPP को 54 सीटें आई हैं। दोनों पार्टी चाहती तो मिलकर सरकार बना सकती थी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है कि उनकी पार्टी जो है वो पाकिस्तान में नई बनने वाली सरकार में शामिल नहीं होगी, कैबिनेट में जगह नहीं लेगी, लेकिन इशू बेस्ड समर्थन जो है वो करेगी। PMLN को समर्थन देने से इनकार नहीं किया है, यानी कि PMLN की तरफ से या तो नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने या शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, PPP का समर्थन जाएगा उनको, लेकिन वो कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे PPP के जो अभी सांसद हैं। दूसरी अहम बात उन्होंने ये भी कही है कि वो चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है वो आगे आने वाला राष्ट्रपति चुनाव लड़ें, ये उनकी इच्छा है। तो एक जो फॉर्मूले की बात चल रही थी, जिसको कि हम पहले से रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये फॉर्मूला बनता दिख रहा है कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो PMLN के पास जाए और राष्ट्रपति का जो पद है वो PPP के पास जाए। उसी फॉर्मूले पे बात आगे बढ़ती नजर आ रही है। दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट ये हुआ है कि PTI जो है उसकी तरफ से कहा गया है कि उसके पास सरकार बनाने के लिए नंबर नहीं है और वो पार्लियामेंट में एक ऑपोजिशन पार्टी के तौर पे बैठेगी, और MWM जो एक पार्टी है उसके नाम से बैठेगी, क्योंकि निर्दलीय तौर पे लड़े जाने की वजह से और पार्टी सिंबल चले जाने की वजह से उनको संसदीय दल के तौर पे PTI के नाम से मान्यता नहीं मिलने वाली। तो एक बात साफ हो गई है कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बना था 2022 में, जिसमें PPP और PMLN दोनों ही पार्टियां शामिल हुई थी, सरकार में शामिल हुई थी, वो इस बार PDM नहीं बनने जा रहा। इशू बेस्ड समर्थन देने की बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहते हुए दी कि वो मुल्क में अस्थिरता नहीं चाहते, दूसरी बार चुनाव नहीं चाहते, और इसलिए पार्टी ने फैसला किया है कि वो इशू बेस्ड समर्थन देंगे, और इसके लिए कमेटी भी पार्टी के भीतर बनाई जाएगी जो बाकी दलों के साथ इशू बेस्ड समर्थन के लिए बातचीत आगे करती रहेगी। तो एक तस्वीर साफ हुई है कि PMLN और PPP आएगी साथ, लेकिन PPP सरकार में शामिल नहीं होगी। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमा शंकर सिंह इस जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान में PMLN की सरकार बनती हुई दिख रही है, उनका प्रधानमंत्री पद, और PPP ने कहा है बाहर से समर्थन देंगे राष्ट्रपति पद की वो दावेदारी कर रहे हैं। तो देखते हैं मुहर किस सरकार पर कैसे लगती है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी पहुंचे हुए हैं। मोहम्मद बिन जायद ने उनका प्रमुख वहाँ के उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी अहलन मोदी कार्यक्रम में, यानी इसका मतलब है हेलो मोदी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और कल अबू धाबी में पहले जो हिंदू मंदिर है उसका उद्घाटन करेंगे। 2015 के बाद प्रधानमंत्री का ये यहाँ का 7वां दौरा है और हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे शिष्टमंडल की बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत धन्यवाद करते हैं हिज हाइनेस मोहम्मद बिन जायद का, जो उनको अबू धाबी के एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे थे, स्वागत के लिए पहुंचे थे और वो एक सकारात्मक दोस्ती चर्चा का आगे उम्मीद कर रहे हैं इन दोनों मुल्कों के बीच ये एक दोस्ती हो। हमारे साथ हमारी सहयोगी मारिया शकील भी वहाँ पर मौजूद हैं। मारिया, क्या इस समय वहाँ पे कार्यक्रम है, क्या हो रहा है? निधि, अभी लगभग 2 घंटे बचे हुए हैं प्रधानमंत्री को आने के लिए। ये जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम है और यहाँ पर गैदरिंग ऑलरेडी 50% लगभग स्टेडियम भर चुका है। यहाँ पर एक महिला है हमारे साथ जिन्होंने थोड़ी देर पहले ये कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है। आप कुछ बताना चाह रही? जी, दोनों देशों की दोस्ती पे मैं 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। इंडिया यूएई की दोस्ती पर? बिल्कुल बिल्कुल। दोनों मुल्कों के भाईचारे को शत शत प्रणाम। दोनों मुल्कों के भाईचारे को शत शत प्रणाम। भारत और यूएई की दोस्ती को नमन, दोस्ती के जज्बे को सलाम। चलिए, थैंक यू सो मच इससे बात करने के लिए। और अब हम अंदर चलते हैं, ऑडियंस के बीच में थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये जो ऑडियंस है वो कहाँ से आई है और जो इस तरह का आप देख रहे हैं स्टेडियम में। आप लोग हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ के रहने वाले? हिंदुस्तान में महाराष्ट्र से हूँ मैं, मुंबई। हम पुणे से। मैं भारत से हूँ। भारत से हैं जी। और आप वहाँ पर? यू आर फ्रॉम बैंगलोर? बैंगलोर से, ठीक है। आप मुझे बताएं, आप लोग यहाँ पर कितनी देर से आए हुए हैं? और दोपहर 12 बजे से आए हुए हैं। 12 बजे से आए हुए हैं। 12 बजे से आए हुए हैं। यस, जितना बजे, 9 बजे तक, 10 बजे रात को 12 बजे तक डटे रहेंगे। जब तक मोदी का इवेंट खत्म नहीं होगा कोई नहीं लेगा यहाँ से। 1 मिनट और मैं और लोगों से बात। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लंदन से आया हूँ। मैं खास ये प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। ये मेरा सन है जिगर और मैं लंदन में डॉक्टर हूँ, विंडसर में रहता हूँ। अच्छा, और आप लोग यहाँ पर कितने, आप लोग दोनों आप यहीं रहते हैं? मैं यहाँ रहता हूँ। कितने साल से यहाँ हैं? मैं 10 ईयर से यहाँ हूँ। 10 साल से। और मैं 12 साल से यहाँ पे हूँ, 2012 से हूँ और मैं भारतीय हूँ, उत्तर प्रदेश निवासी हूँ। हाँ, और ये मोदी जी का 7वां इवेंट है जो यूएई में कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो हम सब जो है गौरव महसूस कर रहे हैं अपने आप पर और भारतीय होने पर कि हम लोगों का संबंध यूएई के साथ मजबूत हो रहा है और यहाँ पे सम्मान मिल रहा है। तो आशा करते हैं कि ऐसा सम्मान हमेशा मिलेगा और दुनिया में मोदी जी का डंका बजेगा और इस इवेंट के साथ मोदी जी 400 पार जरूर करेंगे जी। और मैं हिंदुस्तान में कहाँ रहते हैं? केरला में, केरला से आया। मैं मुंबई ठाणे में रहता हूँ। मैं बिहार से हूँ मैम। मैं भी बिहार की हूँ। बड़ा मुझे बताइए, आप लोग कितने साल से यहाँ हैं? मैं 6 साल से हूँ मैम। 6 ईयर कंप्लीट हो गया है जी। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे टेक्नीशियन हूँ जी। काफी सारे ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स हैं, तो उन लोगों की स्थिति बेहतर हुई है या पहले ही जैसी है? नहीं मैम, पहले से बहुत बेहतर हुई है जब से मोदी जी आए हैं। मोदी जी यूएई में जब से उधर गवर्नमेंट के इधर का ज्वाइंट हुआ है तब से बहुत अच्छा से हुआ। क्या बदला है? बहुत कुछ बदला है मैम। अभी पहले से मतलब बेटर है हम लोग का जिंदगी यहाँ पे। हम लोग को फील नहीं होता है कि हम लोग इंडिया में नहीं है। तो मिनी इंडिया लग रहा है। I'm from Kerala. I work here. But I took it. केरला से तो बहुत सारे भारतीय यहाँ हैं। फिर हम लोग चलिए, मैं और लोगों की आवाज़ आपको सुनाती हूँ निधि, क्योंकि 1 मिनट ज़रा मैं थोड़ा उधर जाकर के सुन लेती हूँ। ये ऑर्गेनाइजर्स हैं। आप लोग कितने साल से अबू धाबी में? यहाँ पे 5 साल से हूँ मैं, बिल्कुल। और ये जो एक्साइटमेंट दिख रहे, पहले भी आए हैं स्टेडियम में ये कार्यक्रम में? नहीं, पहली बार ही आ रहा हूँ मैं और आज बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ आके। मोदी जी के बस स्वागत के लिए बैठे हैं सब जने हम। अच्छा, क्वेश्चन साल से यहाँ? हम 15 साल से यहाँ पे हैं। कहाँ से आई हैं? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, पूना से आई हूँ। तो और मेरा प्रॉपर ससुराल कर्नाटक से है। तो हमको I will ask
बस अब मैं बोलूंगी मुरसलीन को ये कैमरा पूरा टिल्ट अप करके दिखाएं। और ये एक्साइटमेंट है निधि, अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, लेकिन जो डायस्पोरा है लगभग 36 लाख लोग हिंदुस्तान के यहाँ पर रहते हैं, लगभग 65 के लिए कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का यहाँ पर इंतजार हो रहा है, वो यहाँ पर इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। तो लगातार हम जाते रहेंगे और यहाँ पे जिस तरह के कार्यक्रम में दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।